गुड इवनिंग। तो स्पेस सिक्स में आज कुछ स्पेशल हो जाए, और स्पेस सिक्स में है आज एंटी मैटर ब्लैक होल। ये क्या चीज़ है दोस्तों? कहानी को फिर से स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि खाली स्पेस का कोई मतलब नहीं होता है। अगर उसमें मास ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एनर्जी भी ना हो तो आप इस खाली स्पेस को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी 3D हॉलो सरफेस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकता है, और ये 3D हॉलो सरफेस जो सबसे सिंपल तरीके से एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हुए स्पेस को डिफ्रेंशिएट कर सकता है, वो 2D शीट से बनाया जा सकता है। लाइट जो एक एनर्जी है, वो इन्हीं 2D शीट्स को वास्तव में इसको फ्लक्चुएट कराती है, और इन 2D शीट्स को एक्चुअली में प्रोजेक्शन देती है। कौन सा प्रोजेक्शन? 3D प्रोजेक्शन, कुछ इस तरह का। और जाहिर सी बात है कि जब 2D शीट से 3D प्रोजेक्शंस हम आएंगे, फिगर में आएंगे, तो शीट अगर ए एंड बी के बीच में एक शीट है, और अगर जब ये फ्लैट रहती है ए एंड बी के बीच में एक शीट, तो हम एक लाइन से दिखा रहे हैं जब फ्लैट है, लेकिन जब लाइट पास होगी तो शीट आधे रास्ते में ही खर्च हो जाएगी, और हम इसको इस तरह से दिखाएंगे। और एक्स्ट्रा सीट आपको कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा सीट जोड़नी पड़ेगी, जो इसको ए से बी को लिंक करेगी। तो लाइट इन्हीं 2D सरफेसेस, इनको हम ग्रेविटॉन शीट बोलेंगे, और इन्हीं ग्रेविटॉन शीट पर एज अ डिस्टर्बेंस सी की स्पीड से लाइट ये डिस्टर्बेंस चलता है। और कोई भी स्पेस में ये शीट्स फ्लैट होती हैं, और जब डिस्टर्बेंस चलता है तो ये शीट्स इस तरह से क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब होती हैं। तो अगर ए एंड बी के बीच में फॉर एग्ज़ाम्पल केवल एक शीट थी, तो अब मान लीजिए वहाँ पर ए एंड बी के बीच में दो शीटें एक तरह से आ गई। खैर, ये डिस्टर्ब अगल बगल भी अभी फ्लैट सरफेस है जिस पे ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है, और कुछ समय बाद जब ये डिस्टरबेंस नई पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन पे आ जाता है, जिसको हम कहेंगे बी और सी, फॉर सी और डी बोल दीजिए, क्योंकि ये डी और सी बोल दीजिए, तो ए एंड बी फिर से वहाँ पर एक शीट आ जाती है। पहले दो शीट थी, शीट फ्लैट हो जाती है, और ये डिस्टरबेंस एक्चुअली में डी एंड सी में यहाँ पहुँच जाता है, ये आगे बढ़ जाता है, ये सी की स्पीड से। डिस्टरबेंस अगर ए एंड बी पे लॉक हो जाए, ये चलता हुआ डिस्टरबेंस अगर ए एंड बी पे लॉक हो जाए, मतलब ये ए एंड बी पे ही हमेशा रहे, हमेशा ये ए एंड बी पे ये डिस्टरबेंस रहे, तो इसके लिए कुछ एनवायरनमेंट में स्पेशल कंडीशंस होंगी। और स्पेशल कंडीशंस ये होंगी कि जो ये सीधा पाथ जा रहा था, फ्लैट सीट अपने आप को कुछ इस तरह से रीअरेंज कर लें कि ये डिस्टरबेंस गोल गोल, हाँ, जैसा लियोनार्ड सक्सेना साहब अभी एक वीडियो में बोले, गोल गोल ये लाइट का डिस्टरबेंस इसी में घूमता रहे, इसी में घूमता रहे। तो जब डिस्टरबेंस गायब हो जाता है ए एंड बी के बीच में, ये फ्लैट सीट हो जाती है, तो एक्स्ट्रा सीट वापस एनवायरनमेंट में चली जाती है। लेकिन फिर से जब डिस्टरबेंस ए एंड बी के बीच में आता है, तो एक्स्ट्रा सीट्स आ जाती हैं जिगजैग वे में ना। तो एनवायरनमेंट से एक्स्ट्रा सीट फिर आती हैं। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट ए से बी में एनवायरनमेंट में जाएंगी जब डिस्टरबेंस सर्कुलर वे में नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा,
और ये फ्लैट हो जाएगा जब। लेकिन क्या बोलते हैं, इसका रिवर्स होगा, जब यही डिस्टर्बेंस चल के वापस यहाँ आ जाएगा तो एनवायरनमेंट से यहाँ आएंगी। और इसी तरह सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जब एनर्जी यहाँ से यहाँ आएगी, नंबर ऑफ शीट्स यहाँ बढ़ेंगी, तो यहाँ जो शीट की कमी होगी वो उसके पहले के एनवायरनमेंट से आएंगी। यही प्रोसेस रिवर्स में भी होता रहेगा कि जो शीट वापस लौटी है यहाँ पे, फिर यहाँ से भी कुछ एक्स्ट्रा वापस जाएगी। तो ऑन एन एवरेज जब देखेंगे तो एनर्जी शीट से ए एंड बी और इसके 3D रीजन में ऑन एन एवरेज लॉक हो गई हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ शीट्स हो गई हैं। तो इसलिए सराउंडिंग रीजन में भी ऑन एन एवरेज कुछ शीट्स बढ़ जाएंगी। इसका मतलब जो भी डिस्टर्बेंस ए एंड बी के बीच में है वो ए एंड बी के बीच में तो लॉक होगा ही, उसका एक पार्ट सराउंडिंग रीजन में लॉक होगा जो वास्तव में ऑन एन एवरेज फील्ड का रीजन बनाएगा। तो मोटे कहने का मतलब है कोई भी डिस्टर्बेंस अगर ए एंड बी के बीच में है, जो एक्स्ट्रा शीट्स लिया हुआ है, अगर वो साइक्लिक वे में लॉक होकर मास बनाता है तो वो डिस्टर्बेंस मास तो बनाएगा ही, नंबर ऑफ सीट्स एवरेज रूप में इस रीजन में बढ़ जाएगी, लेकिन इसी के साथ ये फील्ड भी बनाएगा, नंबर ऑफ सीट्स फील्ड भी, तो मास भी बनेगा और क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक्चुअली में बनेगी। ये तो एवरेज स्ट्रक्चर हुआ। तो फील्ड और मास एक साथ चलते हैं, ठीक है। और अगर पिछले एपिसोड में जैसा बताया कि कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा डिस्टर्बेंस लॉक हो जाए तो मास अपनी जगह पे रहे और फील्ड पूरी तरह से ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ सीट्स दोनों तरफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्या हो? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो। जब भी ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ सीट्स का ऑन एन एवरेज ब्रेक होगा और हल्का सा भी सीट्स इधर अनसिमेट्रिक ज़्यादा हो जाएगी, जिसको हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ घनी शीट ज़्यादा हो जाएगी, तो ये पूरा सिस्टम, भले ही मास में एनर्जी तब भी उतनी ही लॉक हो, ये पूरा सिस्टम, ये मास एक्चुअली में आपको काइनेटिक एनर्जी लिए दिखेगा। मास के साथ साथ इसमें एक काइनेटिक एनर्जी होगी जो लो स्पीड में p²/2m से काइनेटिक एनर्जी आपको दिखाई देगी। खैर, और मास और उसकी जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है एक्चुअली में वो जो है इस मास में तो नंबर ऑफ सीट्स लॉक ही हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा सीट्स एक तरफ अनसिमेट्रिकल वे में ग्रेविटेशनल फील्ड में लॉक हो गई हैं, तो जिसके कारण मास मूव कर रहा है, तो एक्चुअली में ये मास के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा सीट्स की एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखती है। और मास की एनर्जी को हम आइंस्टीन की इक्वेशन mc² से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टोटल एनर्जी सिस्टम E को रिप्रेजेंट एक्चुअली में मास और काइनेटिक एनर्जी, मतलब एक्स्ट्रा सीट्स जो फील्ड में हैं, जो फील्ड को असिमेट्रिक बना रही है वो, और ये क्या बोलते हैं इसका मास, ये सब क्या बोलते हैं, ये दोनों चीज़ों में आता है। सिमेट्री ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत हर जगह क्या बोलते हो सिमेट्री, ये अनसिमेट्रिक नेचर जो है ये जो फील्ड का दोनों तरफ मास में अगर सिमेट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है तो मास मूव नहीं करेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा नहीं कोई बड़े रीजन में हो, अगर मास के एकदम करीब भी अगर असिमेट्री हो कि फील्ड में एक्स्ट्रा सीट ना दिखाकर केवल मास के करीब हम एक्स्ट्रा सीट हम दिखा दें ना, और बाकी तरफ दोनों तरफ फील्ड एकदम आपको असिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक दिखे, तब इस स्थिति में ये जो एक्स्ट्रा सीट फील्ड में दिख रही है मास का ही हिस्सा होगा और ये इक्वेशन जो है परफेक्ट हो जाएगी। mc² + p²/2m काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी सिस्टम को दिखाएगा और दोनों तरफ फील्ड आपको फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये आपको क्या बोलते हैं सिमेट्रिक दिखेंगी। तो सिमेट्रिक फील्ड होते हुए भी मास मूव कर सकता है, लेकिन मास जब मूव करेगा तो मास के एकदम करीब जो फील्ड होगी ग्रेविटेशनल फील्ड वो थोड़ा सा असिमेट्रिक होगी, इसमें नंबर ऑफ ग्रेविटॉन सीट्स ज़्यादा होंगे।
खैर, ये अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। चूँकि इस मास को रीजन को केवल अगर देखें, इस मास के रीजन को फॉर एग्ज़ाम्पल, और मास को अभी हम मूव ना कराएं, केवल मास के रीजन को ही देखें, तो एवरेज नंबर ऑफ शीट्स इस रीजन में ज़्यादा हैं। एवरेज नंबर ऑफ सीट्स जो हैं इस रीजन में ज़्यादा हैं। अगर ये खाली स्पेस होता और सीट्स फ्लैट होती तो नंबर ऑफ सीट्स ऑन एन एवरेज कम होती, लेकिन यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं। एवरेज नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं, लेकिन ये मास जो बना हुआ है हम जानते हैं ये एटम से बना हुआ है, छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। लेकिन ये एटम की एनर्जी जो है वो एवरेज सेंस में ई फिक्स नहीं है। एवरेज सेंस में ये फिक्स नहीं है। ई जो है एग्जैक्टली कांस्टेंट है, एग्जैक्टली कांस्टेंट है। तो एवरेज फिगर जहाँ मास और ग्रेविटी को एक्सप्लेन करती है, और अगर ये गैलेक्सी का मास हो और हल्का सा भी फील्ड गैलेक्सी के इधर उधर ग्रेविटेशनल फील्ड असिमेट्रिक हो, तो ये पूरी गैलेक्सी क्या बोलते हैं भागती आपको दिखेगी, जैसा कि फैलते हुए यूनिवर्स में आप देख रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स जब फैलेगा तो कहीं ना कहीं ओवरऑल स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड भी फैल रही है, तो कहीं ना कहीं मास से कुछ और ये लगातार गैलेक्सी का मास कम हो रहा है, या ओवरऑल पूरे सिस्टम में यूनिवर्स का मास कम हो रहा है। उसके जगह जो ये फील्ड है वो क्या बोलते हैं, मास एनर्जी कन्वर्जन से फील्ड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, E=mc² के कन्वर्जन से, आइंस्टीन की इक्वेशन से। परंतु यही जो मास है ये एटम से बना हुआ है, और एटम्स में एवरेज एनर्जी नहीं मतलब टोटल एनर्जी एग्जैक्टली फिक्स्ड है। तो इसका मतलब हमको एटम को देखते समय टोटल नंबर ऑफ सीट्स को एग्जैक्टली फिट करना चाहिए। अगर एटम की एनर्जी पूरी तरह से फिक्स है तो एटम में टोटल नंबर ऑफ सीट्स फिक्स है। कैमरामैन रीमा जसवाल समझ रहे हो ना? तो एवरेज सेंस में नहीं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स एटम में फिक्स है। तो अगर एटम 3D में हम दिखाएं, या तो एटम अगर 3D में दिखाएं, तो अगर किसी समय उसका वॉल्यूम एटम का ये है तो वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स हमने टोटल क्या बोलते हैं, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स फिक्स कर दिए ताकि एनर्जी फिक्स हो जाए। लेकिन ये सीट्स लगातार फ्लक्चुएशन में हैं, तो जब ये सीट्स रिलैक्स होंगी, ये सारी सीट्स फ्लैट हो जाएंगी। तो जब फ्लैट हो जाएंगी तो नंबर ऑफ ट्रायंगल साइड्स और ये फ्लैट्स के जो फ्लैट लाइंस हैं और नंबर ऑफ ट्रायंगुलर साइड्स हैं, ये दोनों बराबर रहेंगे। और जब ये शीट्स फैली रहेंगी तो एटम का वॉल्यूम अगर ये है, फैले में एटम का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो एटम जो है उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होगी, उसकी जो बाउंड्री है वो लगातार बदलती रहेगी। आपको टोटल नंबर ऑफ जो ग्रेविटॉन सीट्स हैं वो एग्जैक्टली फिट हो जाएंगी, ये नंबर ऑफ सीट्स फिट हो जाएंगी। अच्छा, तो जब शीट्स फिट हो गई और सीट के फ्लक्चुएशन से ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इसलिए सीट्स के बीच में इंटरेक्शन को अगर समझना है तो वास्तव में सीट्स के जो फ्लक्चुएशंस आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो हमको देखना पड़ेगा। जो शीट फ्लैट है वो शीट डिस्टर्बेंस होने से कर्व हो गया, और डिस्टर्बेंस हमने बताया कि ये चेंज हो जाता है, ये 3D में इस तरह बदल भी सकता है। तो अगर हम दो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एनालिसिस करें तो दो शीटें जो रहेंगी, एक शीट को उठा लीजिए, दो फ्लैट शीट को जो बगल बगल हैं, और ये दो फ्लैट शीटों को अगर हम देखें, थोड़ा बड़ा कर लें, और ये फ्लैट सीट जब क्या बोलते हैं, दो फ्लैट सीट हैं, और जब ये डिस्टर्ब होंगी मतलब इस तरह से ट्विस्ट होंगी ना, तो ये डिस्टर्बेंस बगल बगल ये डिस्टर्बेंस अगर अपोजिट डायरेक्शन में कोलाइड करें, क्या करें, कोलाइड करें, तो हमने जैसा पिछले एपिसोड में बताया कि जितने पॉजिटिव डिस्टर्बेंसेस हैं एक मैकेनिज़्म से, कि वो अगर एक जगह आ गए तो वो न्यूक्लियस की फील्ड बनाएंगे, और जितने नेगेटिव डिस्टर्बेंस हैं वो अगर क्लोज हो जाएं तो वो इलेक्ट्रॉन की फील्ड बनाएंगे। यही चीज़ इधर हो जाएगी।
ना। लेकिन ये तो एटम की बात रही, लेकिन जनरल सेंस में अगर हम जनरलाइज करें तो अगर दो डिस्टरबेंस हैं और दो डिस्टरबेंस अगर ये ग्रेविटॉन शीट में आपस में कोलाइड करते हैं और ये सब ग्रेविटॉन फैब्रिक से ही ये डिस्टरबेंस बने हुए हैं, तो आप इस तरह का भी रीअरेंजमेंट अगर देख लीजिए कि दो फोटॉन्स P1 और P2 ग्रेविटॉन शीट्स में कोलाइड कर रहे हैं, तो पॉजिटिव कुछ शीट खुली है, नेगेटिव फिर पॉजिटिव और इसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह का भी सिस्टम जनरेट हो सकता है। और इसी तरह से अगर क्या बोलते हैं पॉजिटिव एक तरफ ज़्यादा आ जाएं, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, लेकिन 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, और दूसरी तरफ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको इस पूरी शीट में ये जो सिस्टम है वो आपको क्या बोलते हैं, एक तरह से पॉजिट्रॉन जहाँ पॉजिटिव ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन सिस्टम का भाई आभास करा सकते हैं। और ये नंबर ऑफ ग्रेविटॉन सीड्स अगर हम बीच में, चूँकि सीड्स ही तो हैं, अगर बहुत ज़्यादा और बढ़ा दें तो ये काफ़ी दूर में भी ये सिस्टम आपको एक ही सिस्टम के रूप में दिख सकता है। और इन परिस्थितियों में चूँकि जो शीट है ये क्लोज्ड भले ही है, लेकिन ये जो है ये हल्का सा खुल के क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा शीट ऐड कर सकती है, एक्स्ट्रा कोई शीट लीव कर सकती है। इसी तरह से ये जो नेगेटिव वाला है ये कुछ शीट बाहर छोड़ सकती है और ये वाला शीट कुछ ले सकता है। और डायनेमिक प्रोसेस में जो ये नेगेटिव है अभी थोड़े समय बाद पता लगेगा कि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये जो नेगेटिव है ये एक्चुअली में, और ये जो नेगेटिव है ये एक्चुअली में पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जब देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे तो पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव और उसके बाद पॉजिटिव, और इधर देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ऑन एन एवरेज क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव ज़्यादा, ऑन एन एवरेज लेफ्ट हैंड साइड में, उल्टा बोलना है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव ज़्यादा है। लेकिन स्पेसिफिक पार्टिकल्स की कोई फिक्स आइडेंटिटी नहीं है। ऑफ कोर्स आइंस्टीन बिल्कुल करेक्ट थे कि किसी भी समय टी पर सिस्टम एग्जैक्टली डिफाइंड होगा और टी प्लस डेल्टा टी पर सिस्टम इस तरह से डिफाइन होगा। लेकिन क्या बोलते हैं, चूँकि वही नेगेटिव और पॉजिटिव में बदल गया है, एवरेज सेंस में इधर पॉजिटिव ज़्यादा हैं, अभी भी पॉजिटिव ज़्यादा हैं, लेकिन स्पेसिफिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो लगातार बदल नहीं है। ये डायनेमिक सिस्टम है और ये पूरा सिस्टम एक सिस्टम है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इस तरह के सिस्टम में जब तक आप मेजरमेंट नहीं करेंगे, और जिस भी समय मेजरमेंट करेंगे तो पॉजिटिव वाले को जब पूरी तरह एक तरफ कर लेंगे सारे पॉजिटिव को, तब पॉजिट्रॉन डिसाइड होगा, और इसी तरह से नेगेटिव वाले को एक तरफ कर लेंगे तो उसकी स्पिन के साथ जब इसको डिसाइड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये डिसाइड हो जाएगा। ये सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट लॉन्ग डिस्टेंसेस में भी ग्रेविटॉन शीट मॉडल आपको समझाता है। और पार्टिकल एंटी पार्टिकल ये नेगेटिव, ये मासलेस पार्टिकल को भी समझाता है। मासलेस पार्टिकल और कुछ नहीं है, क्योंकि ग्रेविटॉन शीट्स में ये डिस्टर्बेंस जो हैं, ये शीट हर जगह है तो ये शीट का स्वयं का मास 0 है। और जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से सरफेसेस क्लोज हो जाते हैं
तो होता क्या है कि ये सरफेसेस खुल के वापस शीट में भी जा सकते हैं ईजिली। तो इसलिए ये और कुछ नहीं है, पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल या हिग्स पॉजिटिव कहेंगे इनको, और इनको कहेंगे आप हिग्स नेगेटिव। अगर आप इसको, और जब ये सरफेस क्लोज होंगे तो पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा। आपको जब डिस्टरबेंस चल रहा होगा, जब सरफेस क्लोज नहीं है, डिस्टरबेंस जब चल रहा होगा, तो यही पॉजिटिव वाला रीजन थोड़े समय बाद नेगेटिव हो जाएगा। तो पार्टिकल की आइडेंटिटी नहीं बनी हुई है मासलेस, लेकिन मासलेस पार्टिकल में आइडेंटिटी जो है ज़्यादातर समय पे पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में दिखेगी, और ये मासलेस रहेंगे क्योंकि शीट खुल के वापस क्या बोलते हैं, इस रीजन में जो ओपन रीजन है वहाँ पे क्या बोलते हैं, दिख जाएगी। तो और इसी तरह से अगर न्यूक्लियस की फील्ड पॉजिटिव सब एक जगह आ गए और सारे मासलेस एक तरफ आ गए, तो ये मासलेस का पूरा ग्रुप और इनके बीच में जो शीट जो थोड़ी खुली हो सकती है और खुला डिस्टरबेंस भी लिए हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव का, तो ये क्या बोलते हैं, जहाँ मासलेस पार्टिकल पूरे एक तरफ नेगेटिव आ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फील्ड कहलाएगी, और ये क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस की फील्ड कहलाएगी। अच्छा, ये तो ठीक इसकी बात थी। लेकिन अगर ये दो नेगेटिव, यहाँ तो नेगेटिव जो शीट है, ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल है, ये थोड़ा सा ओपन होके कुछ शीट यहाँ दे सकती है और कुछ शीट यहाँ से ले सकती है। तो सरफेस जो है नेगेटिव मासलेस पार्टिकल का, जो ग्रेविटॉन सरफेस है जो ओपन है, उसके साथ डायनेमिक एक्सचेंज में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दो नेगेटिव शीट्स आपस में कोइलेस कर जाएं, या दो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स आपस में कोइलेस करने लगे, तो इन स्थितियों में ये जो कोइलेस का रीजन है, ये शीट में तब्दील दिक्कत से होगा, डायरेक्ट इसके टच में नहीं है, ये रीजन हाइड हो गए हैं, ये दोनों रीजन। और जब ये सरफेसेस कहीं ना कहीं जो ग्रेविटॉन शीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एनर्जी लॉक हो गई है, और ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल को जन्म देंगी, या इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल या उसके मास को जन्म देंगी। और ऑफकोर्स जो सराउंडिंग में जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल हैं जो शीट से जुड़े हुए हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन की फील्ड को जन्म देंगे। तो न्यूक्लियस की पोजीशन या एटम की पोजीशन जब देखेंगे आप, तो बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस और उसके बगल नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स ग्रेविटॉन शीट से जुड़े हुए, और नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स स्वयं ग्रेविटॉन शीट से बने हुए, और जहाँ ये कोइलेस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन एज अ मास और चार्ज, फिक्स चार्ज लिए हुए, और ये नेगेटिव क्या बोलते हैं, मासलेस, ये इलेक्ट्रॉन की फील्ड, ये क्या है, फील्ड। और जैसा कि पिछले एपिसोड में आप केमिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता सर पढ़ाते थे कि हम इन्हीं नेगेटिव मासलेस पार्टिकल के कारण चूँकि इलेक्ट्रॉन का मास बन रहा है, तो पर यूनिट वॉल्यूम हम नेगेटिव मासलेस पार्टिकल को बैलेंस कर सकते हैं, जिसकी डेंसिटी को हम अगर x और t से रिप्रेजेंट करें तो डेवर बाई डेवर t, और ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल डिफ्यूजन से इधर आएंगे इधर जाएंगे, तो नेट डिफ्यूजन के कारण क्या बोलते हैं, जो टर्म होगा वो इस तरह से होगा। और मास जो है, चूँकि दोनों तरफ फील्ड असिमेट्रिक है, तो कहीं ना कहीं मूव करेगा, और मूव करेगा तो फील्ड को डिस्टॉर्ट करेगा, जैसा हमने एवरेज मॉडल में आपको बताने की कोशिश की थी। तो इसलिए दूसरा टर्म कहीं ना कहीं ये डिफ्यूजन को मास बनाएगा, मास में वेलोसिटी भी कुछ आएगी, और ये कहीं ना कहीं फील्ड को डिस्टॉर्ट करेगा नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स को,
मतलब इनके डिफ्यूजन को कहीं ना कहीं रोकेगा, उस सेंस में समझिए। तो दूसरा टर्म जो होगा वो बी कांस्टेंट, अगर इस पार्टिकल जहाँ है उस हिसाब से सिस्टम की एनर्जी यू एक्स है, कितने को ठेलेगा, जितने नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी होगी उसको ठेलेगा, दूसरा टर्म। और तीसरा टर्म जो है नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स कैसे कोइलेज कर एक्चुअली में इनकी मासलेस पार्टिकल की संख्या को घटा देंगे, मास में फिक्स चार्ज में बदल जाएंगे। तो हम चार्ज बैलेंस एक्चुअली में नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स यहाँ एक्चुअली में चार्ज बैलेंस इक्वेशंस लिख रहे हैं। नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स की पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी को हम बैलेंस कर रहे हैं। एक्चुअली में चार्ज बैलेंस इक्वेशन एक तरह से है कि कितने नेगेटिव पार्टिकल्स डिफ्यूजन से आए, कितने रिबाउंड हुए, और दोनों जितने भी आए वो कितने फिक्स्ड चार्ज में बदल गए, तो जिसके कारण बबल्स कम हो गई, तो वो भी उसके लिए भी एक टर्म होगा। और इसको आप आसानी से ये मिलती जुलती इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन जो कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा से आई है श्रोडिंगर साहब की, आई एच नॉट डेवर बाई डेवर टी साई इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर बाई 2m माइनस साइन के साथ डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई प्लस एक ही टर्म यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स। तो ओवरऑल इनको एक साथ अगर लिखें तो मिलती जुलती इक्वेशन आप अचीव कर सकते हैं। दरअसल इस इक्वेशन को हमने श्रोडिंगर साहब की इक्वेशन को इस मॉडल के रूप में इंटरप्रेट किया है, और इन्हीं मॉडल के जरिए हमने क्या बोलते हैं ग्रेविटॉन शीट, लाइट, मास, ग्रेविटी और ये सब चीज़ों को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और यही जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स हैं इसका जो इंटीग्रल है एक्चुअली में पूरे स्पेस में, एटम के स्पेस में ना, इसका इंटीग्रल पूरे एटॉमिक स्पेस में मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट, क्योंकि जितना नेगेटिव होगा और उसके साथ शीट जो होगी उतना ही ये, अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो एंटाई मैटर और कुछ नहीं है, प्रोटॉन एंटाई मैटर है, और इलेक्ट्रॉन के हिग्स जो नेगेटिव हैं ये क्या बोलते हैं मैटर है। एटम के सेंस में देखें तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन ये मैटर में सेंटर में पॉजिटिव आ जाता है, सारा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में रहता है। लेकिन एंटी मैटर में अगर देखेंगे तो नेगेटिव न्यूक्लियस होगा और पॉजिटिव इधर होगा, कोई बार नहीं है, टोटल सिमेट्री है। लेकिन जितने पार्टिकल में क्या बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स नेगेटिव हैं और उनके साथ अगर शीट एरिया को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाई एरिया जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे, और उतना ही लगभग मास में है तो एक कांस्टेंट के साथ, और ठीक इतना ही टोटल सरफेस न्यूक्लियस में कन्वर्ट है। इसलिए जो इंटीग्रल साई एक्स टी डी टी डी वी पूरे एटॉमिक स्पेस पे होगा मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट, ये क्या बोलते हैं बराबर रो सी स्क्वायर या आइंस्टीन की एनर्जी बराबर होगा। और अगर ये एनर्जी क्या बोलते हैं स्पेस की एनर्जी को इंक्लूड किया है तो ठीक है, लेकिन ये स्पेस की एनर्जी को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि स्प्लिट नॉर्मली स्पेस में जब एटम नहीं था तो कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से थी, और अगर नहीं किया है तो इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअली में मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट K2, ये आपको क्या बोलते हैं स्पेस की एनर्जी डेंसिटी, स्पेस एनर्जी डेंसिटी देगा। पिछले एपिसोड में आप जा सकते हैं। अब आते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि एक्चुअली में हम प्रोटॉन तो यहाँ देखते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव वे में यहाँ देखते हैं, और सारा मैटर इसी से बना हुआ है। लेकिन नेगेटिव न्यूक्लियस और पॉजिटिव क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नहीं देखते हैं। ऑफ कोर्स क्या बोलते हैं, तो हमारा जो यूनिवर्स है वो इससे बना हुआ है, इस सिस्टम से। लेकिन चूंकि स्पेस लगातार हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है
और वो इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं फील्ड बढ़ रही है तो मास की एनर्जी फोटॉन्स में या स्पेस की एनर्जी में तब्दील हो रही है। लेकिन कल ही मैं रिचर्ड फेमन साहब का वीडियो सुन रहा था, तो ये मैटर का यूनिवर्स है, लेकिन ये सब कुछ अगर ब्लैक होल के अंदर है तो मे भी ये जितने भी स्पेस इंक्रीज कर रहा है या फोटॉन जा रहा है या गैलेक्सीज रिसाइड हो रही, जो भी एनर्जी जा रही है, यहाँ आउटर पे स्टैटिस्टिकली जो चीज़ बनी हुई है वो एक्चुअली में एंटी मैटर से बनी हुई है, जहाँ सेंटर पर नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये जो ब्लैक होल है एक्चुअली में ये एंटी मैटर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। कैमरामैन रीमा जायसवाल, कोई क्वेश्चन? नहीं। और मेरा नाम है मनीष जायसवाल और कन्या चौरा, मुट्ठीगंज, प्रयागराज, इलाहाबाद। और भी कई एक एपिसोड में बहुत कुछ एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर जो है जिस मॉडल को देने की कोशिश हो रही है वो दिया जा रहा है। और कैसे देखते हैं कि ग्रेविटी इंस्टेंटेनियस क्यों है, क्योंकि ये मास और उसकी फील्ड जो है वो एक साथ आते हैं प्लेन में और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और मास और फील्ड एक साथ ही क्या बोलते हैं, अगर मास को फील्ड से अलग करके नहीं देख सकते हैं। अगर मास की लोकेशन चेंज हो रही है तो फील्ड भी इंस्टेंटेनियसली एवरेज रूप में फील्ड चेंज हो रही है, क्योंकि एवरेज रूप में मास भी आगे बढ़ रहा है। तो ये एवरेज जो ग्रेविटॉन शीट्स की डेंसिटी है वो मास और उसकी फील्ड रिफ्लेक्ट करता है। और इसी ग्रेविटॉन शीट्स की डेंसिटी पर लाइट एज अ फ्लक्चुएशन चलती है। जहाँ एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा है, वहाँ ग्रेविटॉन शीट्स की डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि शीट डिस्टॉर्टेड है। लेकिन लाइट जो है एज अ फ्लक्चुएशन उन्हीं शीट्स पर चलती है और एक शीट पे चलने का जो उसका टाइम है वो फिक्स है। इसलिए न्यूटन की जो क्लॉक है, यूनिवर्सल क्लॉक की एक कोई क्लॉक है जो एकदम एक रेट से चलती है, वो न्यूटन ग्रेव से वापस आ गए हैं। वास्तव में एक ग्रेविटॉन शीट जिसका सरफेस एरिया और एनर्जी फिक्स है, वहाँ पर क्या बोलते हैं, लाइट जो है वो एक फिक्स टाइम लेती है और वही यूनिवर्सल क्लॉक है। लेकिन अगर शीट फ्लैट है तो लीनियर डिस्टेंस वो ज़्यादा ट्रेवल करेगी। अगर एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है तो शीट चुरमुराई है तो ए और बी के बीच में ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स हो जाएगी, जबकि लीनियर डिस्टेंस वही है। लेकिन लाइट तो डिस्टर्बेंस उन्हीं सीट्स पे ही जाना है, तो लाइट अब क्या बोलते हैं, उनको ए से बी में पहुंचने पे ज़्यादा शीट्स को क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन एक शीट को क्रॉस करने में जो समय लगेगा वो वही रहेगा, चाहे शीट फ्लैट हो चाहे चुरमुराई हो। तो इस तरह से कैसे ग्रेविटी लाइट की स्पीड को स्लो कर देती है और कैसे ब्लैक होल के पास जहाँ सीट्स पहले से ही अरेंज है और लाइट बेंड हो जाती है, ये चीज़ें भी एक्सप्लेन की गई हैं। और सुपरपोजिशन एंटेंगलमेंट भी कैसे एक्सप्लेन होता है इस मॉडल के तहत। आपको इस मॉडल में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, बहुत सारी कमियां हैं, और मैं कोई एग्जैक्ट प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन एक लेमैन की तरह से सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल मॉडल के जरिए चीज़ों को, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स को, से क्वांटम फिजिक्स के इस सेंटनरी ईयर में जिसमें आइंस्टीन साहब से लेकर बोर साहब तक सभी का कंट्रीब्यूशन रहा है, श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग साहब को साथ लेते हुए, रिचर्ड फाइनमैन साहब के फिगर्स और उनसे कल्पनाओं से हमने काफ़ी कुछ सीखा है। और हमारे कभी प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता सर और ब्रिजेश कटियार साहब जो IBTI कानपुर में HOD भी होंगे इस समय, उनका भी बहुत बहुत आभार। और मैं फील्ड से अलग हूँ, लेमैन की तरफ से ये ट्रिब्यूट समझिए। मेरा नाम मनीष जायसवाल और कन्या चौरा मुट्ठीगंज प्रयागराज इलाहाबाद 24 के साथ सामंजस्य में है, मकान नंबर 869। मेरी बहन रीमा जायसवाल के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।